तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है क्या, सॉलिड स्टेट। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो क्रिस्टल होता है ना, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी कंप्लीट क्लोज पैकिंग के बाद जो वेकेंट स्पेस उनके बीच में बच जाते हैं, उसे ही क्या बोला गया है, इंटरस्टिशियल वॉइड। समझ लेना, यही लिखा है कि द वेकेंट स्पेस अमंग पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल वॉइड। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब क्रिस्टल बनता है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मीन्स जो लैटिस पॉइंट्स हैं, वो अच्छी तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्रिस्टल का मैक्सिमम जो स्पेस है वो कवर करते हैं। उसके बाद भी उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ वेकेंट स्पेस बच जाते हैं। उन वेकेंट स्पेस को ही बोला गया है क्या, इंटरस्टिशियल वॉइड। और ये जो स्पेस बचेगा, इंटरस्टिशियल वॉइड का जो साइज होगा, वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर, कि एक एटम या एक लैटिस पॉइंट के चारों तरफ कितने जो है दूसरे नेबर एटम्स आ सकते हैं। तो वो डिसाइड करेगा कि इंटरस्टिशियल वॉइड कितनी बड़ी है। आप देखोगे आगे कि इसकी साइज जो है, इंटरस्टिशियल वॉइड की जो साइज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं इनके टाइप्स में। तो हमें जो एक 3 डायमेंशनल जो क्रिस्टल होता है, उसमें मोस्टली 2 टाइप के वॉइड्स दिखाई देते हैं। मेनली होते तो वैसे 4 टाइप्स हैं। एक आप देखोगे ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड। लेकिन हम यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स के वॉइड्स को ही डिस्कस करेंगे। इनमें से फर्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स तब बनती हैं बच्चों, जब फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स के बीच में जो ट्राइगोनल वॉइड बनती है, और उसके ऊपर जब सेकेंड लेयर का पार्टिकल रख जाता है। समझ गए ना, कि 3 पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट्स जब फर्स्ट लेयर के जुड़े होते हैं और उनके बीच में एक ट्राइगोनल वॉइड बनी हो, और उसी वॉइड के ऊपर जब सेकेंड लेयर का क्या रख जाए, पार्टिकल रख जाता है, तो इस तरह से टेट्राहेड्रली पैटर्न में अरेंज्ड 4 स्फीयर्स के बीच का जो वेकेंट स्पेस बचेगा, उसे बोला गया है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ गए ना, कि जैसे हम इसी पार्टिकल में देखें, ये जो है फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हो गए इस तरह से, उनके सेंटर ले लिया ना, तो इस तरह से ये, और एक चौथा जो पार्टिकल रख दिया आपने इस तरह से उस ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर, तो ऐसी वॉइड दिखाई देगी बनी हुई। तो इसी वॉइड को बोला गया है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये लिखा है कि वेकेंट स्पेस अमंग 4 पार्टिकल्स विच आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रल पैटर्न, तब इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इट इज फॉर्म बाय 3 स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर एंड 1 स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इन क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल। बात अच्छी तरह समझ लेना कि फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर्स और सेकेंड लेयर का ठीक है, फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर्स और सेकेंड लेयर का 1 स्फीयर, जब ये चारों टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, तो अब जो वो बनती है वेकेंट स्पेस इन 4 पार्टिकल्स के बीच का, वही कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हम ये कहें कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कैपिटल आर है, मतलब यहाँ पर हम ये ले लें, ये जो आर हो गई और इसका रेडियस स्मॉल आर हो, रेडियस ऑफ वॉइड का, तो ये रेशियो आता है इनका, रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, तो ये होता है 0.225 से लेके 0.414 का। मीन्स अगर हमें कैटाइन और एनाइन या 2 पार्टिकल्स दे रखे हो, जो एक की वॉइड में फिट हो और दूसरा उसका स्फीयर बना रहा हो, मीन्स एक लैटिस पॉइंट हो और एक वॉइड हो, तो वॉइड में पार्टिकल जो फिट है उसका रेडियस दे रखा हो, ठीक है,
और जो रेडियस जो कि लैटिस पॉइंट है उनका रेडियस दे रखा है, और अगर हम उनका रेशियो निकालेंगे और ये लिमिट में आता है तो हम कहेंगे कि उसमें टेट्राहेड्रल बॉइड्स होंगे। मीन्स तो इस तरह से स्मॉल आर कैपिटल आर ये कहलाता है रेडियस रेशियो, और ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। कई बार आपको कैटाइंस दे रखे हैं तो आर कैटाइंस अपॉन आर एनाइंस ये भी होता है, मतलब कैटाइन का रेडियस, ठीक है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटाइन मीन्स आर प्लस अपॉन में रेडियस ऑफ एनाइन आर माइनस भी यही होता है। तो अगर हमें कैटाइन और एनाइन की रेडियस दी गई है और हम रेशियो निकाल के देखें और वो इस तरह का आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि कैटाइन ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल बॉइड्स ऑफ एनाइन। ये रेडियस की एक लिमिट दिख रही है। अगर हम लेते हैं लार्जेस्ट लोवेस्ट साइज ऑफ बॉइड, तो कैपिटल आर जो है इसको भाग से मल्टीप्लाई कर दें, और लार्जेस्ट साइज ऑफ बॉइड तो ये होगा। इससे बड़ी साइज अगर एटम की हो गई, आर की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड की तरफ चला जाएगा, और इससे नीचे अगर साइज हो गई आर की तो वो ट्राइगोनल बॉइड की तरफ चला जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरह से ये होती है टेट्राहेड्रल बॉइड। तो इस तरह से आपको लिख रहे हैं कि R अपॉन कैपिटल R का जो वैल्यू है वो 0.414 से नीचे आना चाहिए, तब टेट्राहेड्रल बॉइड नीचे होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो टेट्राहेड्रल बॉइड ऑक्टाहेड्रल बॉइड में चेंज हो सकता है। समझिए ना कि मैक्सिमम जो रेशियो है इसका R अपॉन कैपिटल R रेडियस रेशियो है वो 0.414 है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो यही टेट्राहेड्रल बॉइड चेंज हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल बॉइड। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड में। तो देखो बच्चों, vacant space among 6 particles which are arranged octahedrally pattern. These are formed by overlapping of trigonal voids of first and second layers. जब फर्स्ट लेयर के जो ट्राइगोनल वॉइड है ना, और अगर जस्ट उसी के ऊपर सेकेंड लेयर की ट्राइगोनल वॉइड आ जाती है, तब ऐसे में क्या होगा बच्चों कि जो वॉइड है वो 6 स्फीयर्स के बीच में आ जाएगी, और ऐसी वॉइड को भी बोला गया है क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात क्लियर है कि फर्स्ट लेयर की ट्राइगोनल वॉइड और सेकेंड लेयर की ट्राइगोनल वॉइड जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, मीन्स आ जाती है, तब बन जाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका जो रेडियस रेशियो होता है, मतलब रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये होता है 0.414 से लेके 0.732, और इस तरह से लोवेस्ट साइज वही होगी 0.414 से R, और लार्जेस्ट साइज जो होगी वॉइड की, ये वॉइड साइज है, ध्यान रखो क्या है ये वॉइड साइज। अगर ये रेडियस रेशियो ग्रेटर देन, ठीक है, 0.732 से ज़्यादा का हो गया तो ध्यान रखें कि वहाँ पर फिर ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो क्यूबिक वॉइड में चेंज हो जाती है। बात क्लियर है? तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लिमिट क्या है और किस तरह से बनती है। तो समझ गए ना कि 4 स्फीयर्स के बीच का वेकेंट स्फीयर्स जो टेट्राहेड्रली अरेंज हो तो उनके बीच का स्फीयर कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और जब ऑक्टाहेड्रली अरेंज 6 पार्टिकल्स हो और उनके बीच का जो स्पेस बचेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोनों का रेडियस रेशियो बता दिया मैंने। जैसे रेडियस ऑफ जिंक है ये, ठीक है, 74 जिंकाइन 74 पिकोमीटर, और सल्फाइड का है 181 पिकोमीटर। रेडियस रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 0.4, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड की लिमिट को रेंज में आ रहा है। इसका मतलब है कि ZnS में जो हर एक आयन है, चाहे वो जिंक आयन हो और चाहे सल्फाइड आयन हो, वो एक दूसरे की कहाँ फिट होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। सल्फाइड आयन लैटिस पॉइंट बनाते हैं और जिंक आयन इनकी वॉइड्स में फिट रहते हैं। ठीक इसी तरह से यानी का है 95 और क्लोराइड का 181, तो इनका रेडियस रेशियो निकाला 0.502 आ गया, जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस रेशियो के रेंज में है। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। और इस तरह से
दोनों आयन एक दूसरे की बनाई गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में फिट होते हैं, जिसमें क्लोराइड आयन जो है वो बनाते हैं लैटिस पॉइंट, और जो सोडियम आयन्स हैं वो इंटरस्टिशियल वॉइड में फिट रहते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिस्टल के अंदर कहाँ किस तरह से होती है। तो पहले अगर आप देखें कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होती है, तो टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड एट ईच बॉडी डायगोनल एंड वन octahedral void located at the center of unit cell and center of each edge। फिर से बता दूं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं एक यूनिट या एक क्रिस्टल लैटिस में, वो तो आती हैं किसमें, बॉडी डायगोनल में, और हर एक बॉडी डायगोनल में आप देखोगे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बॉडी के सेंटर में होता है क्रिस्टल लैटिस जो है, और एक होती है हर एक एज के सेंटर। अब आता है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉइड इन वन यूनिट या वन लैटिस, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का होगा होल पार्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर वन यूनिट। तो नंबर ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई 8, क्योंकि कुल मिला के 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक यूनिट के अंदर। तो इस तरह से 4 ये और हर एक बॉडी डायगोनल में 2 आ गई, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई 8। अब आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यूनिट कंटिन्यूट होल पार्ट फॉर ए वन। ठीक है कि जो सेंटर में है वो कंप्लीट होल पार्ट यूनिट को देगा, उसका कोई किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एज कंट्रीब्यूट 1/4 पार्ट विद वन यूनिट। बात समझ गए कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर में आ रही है उसका 4 अदर यूनिट्स के साथ कंट्रीब्यूशन होता है, शेयरिंग होती है, तो एक यूनिट को उसका 1/4 पार्ट ही मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालें तो 1/4 इंटू 12 है एज सेंटर, और एक हो गई बॉडी में, तो ये आ गई 4। तो इस तरह से एक क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वॉइड आप देख रहे हैं 8 है और ये है 4। अगर हम एक एफसीसी यूनिट लें, ठीक है, तो एफसीसी यूनिट में अगर आप देखोगे तो वो इस तरह से दिखती है। ये जो है रेड कलर के, ये तो हो गए लैटिस पॉइंट। ये क्या है बच्चों, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट कौन से अरेंजमेंट में दिख रहे हैं, एफसीसी में। ओके, तो एफसीसी में लैटिस पॉइंट होंगे तो ये तो हो गए 4। अब यहाँ देखो जो ग्रीन कलर का ये वॉइड दिख रही है, ये 4 लैटिस पॉइंट के बीच का वीकेंट स्पेस, मतलब ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये यूनिट का, ये एक 4 स्फीयर की बात करें लैटिस पॉइंट के बीच में, तो लैटिस पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से आ रहा है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर का स्पॉट, ये 4 लैटिस पॉइंट के बीच का स्पेस, इसलिए इसको बोला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, जस्ट एक ये पीछे का जो है ये वाला, इसमें भी एक क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, मींस यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगी ऐसे। ठीक इसी तरह यहाँ एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ है और एक यहाँ। तो एक बॉडी डायगोनल में आप देखोगे, अगर आप इनको ऐसे चलोगे तो एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स दिख रही हैं। समझ रहे हैं ना आप कि जो एक बॉडी डायगोनल है उसमें आपको कितनी दिखेंगी, 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो पूरे क्रिस्टल के अंदर अगर आप देखें तो कुल मिला के 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड बन रही हैं एक मूल क्रिस्टल में, दिख रहा है ना। तो ये पोजीशन होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की, और इनका किसी अदर यूनिट के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो होल पार्ट एक यूनिट में मिलेगा। अब हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये है बच्चों इस तरह से। तो देखो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बिल्कुल सेंटर में दिख रही है, बॉडी के सेंटर में, जिसका होल पार्ट एक यूनिट को आ रहा है, और ये एज सेंटर में दिख रही है। हर एक एज के सेंटर में एक क्या दिख रही है आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
और इस ऑक्टाहेड्रल वाइड का केवल 1/4 पार्ट ही एक यूनिट में आ रहा है। तो कुल मिला के अभी आपने देखा है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड का टोटल पार्ट कितना हो गया, तो 1/4 इंटू 12, क्योंकि 12 एजेस होती हैं, हर एक के सेंटर में एक है और एक बॉडी के, तो कुल मिला के 4 हो गए। अगर हम इनका रेशियो निकाल के देखें कि लैटिस पॉइंट आपने देखे कितने हैं, 4, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड्स कितनी है, 8। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितनी है, 4। तो अगर हम लैटिस पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड्स का रेशियो देखें तो ये दिख रहा है 1:1:2, ठीक है। मीन्स अगर हम ये कहें कि किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स 2n है और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स n दिखेगा। समझ गए ना? यही लिखा है कि इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 8 टेट्राहेड्रल वाइड एंड 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर एसोसिएटेड विद 1 पार्टिकल। और ये बता दूं कि एक क्रिस्टल में एक पार्टिकल अपने चारों तरफ 8 टेट्राहेड्रल वाइड के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, और 4 किसके कांटेक्ट में होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। इस तरह से समझे और अलग अलग कर दी है मैंने। ये केवल टेट्राहेड्रल वाइड्स की पोजीशन बताई है मैंने, और ये केवल किसकी बता दी है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स सेंटर में और हर एक एज के सेंटर में। तो इस तरह से ये पोजीशन होती है दोनों वाइड्स। किसी भी क्रिस्टल में अगर n पार्टिकल है तो टेट्राहेड्रल वाइड 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइड n होंगे। और अच्छे से देखें तो ये एक वो है क्रिस्टल, इस तरह से एक पार्टिकल आप देखो कि जो है वो 8 टेट्राहेड्रल वाइड के कांटेक्ट में है, या आप इससे भी पहचान सकते, देखो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक पूरा हिस्सा, मतलब एक कॉर्नर पूरा, 2 टेट्राहेड्रल वाइड का एक कॉर्नर मिलकर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाएगा। तो 1 2 3 4 तो 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड के जैसे, और हर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड मिलेगी तो कुल मिला के इस पूरी यूनिट में आपको 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स दिख रही हैं। तो एक सेंटर का आइटम अपने चारों तरफ 4 तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के कांटेक्ट में बन जाएगा और 8 किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। If 100% tetrahedral wide and 100% octahedral wides are filled by the particle, then one lattice point surrounded by 12 interstitial particles और coordination number हो जाएगा कितना बच्चों, 12। समझिए ना कि अगर क्रिस्टल में सारी टेट्राहेड्रल वाइड्स भर जाए और सारी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो कोई भी एक लैटिस पॉइंट अपने 12 पार्टिकल्स के सराउंडिंग में आ जाएगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। और अगर 50% भर जाएंगी तो हो जाएगा 6। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक चीज और बता दें, अब आता है डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो ध्यान रखें क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वाइड्स इस तरह से दिखती हैं, तो दो ये जो बॉडी डायगोनल है ना, अपोजिट बॉडी डायगोनल, तो इनमें ये दिख रही हैं ये, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है टोटल, देखो ये डिस्टेंस है ए के इक्वल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस तो होती है कितनी बच्चों, ठीक है, ये हो गई a/2 और ये है a/2 ना, ये हो जाएगी आपके पास a/2 नहीं a/4, ये हो जाती है इस तरह से, ये हो गया a/4 और ये है a/4। तो ये जो डिस्टेंस बचती है यहाँ से यहाँ तक की दो एडजेसेंट टेट्राहेड्रल वाइड, वो हो जाएगी a/2 के इक्वल। समझ गए ना? और एक कॉर्नर से और टेट्राहेड्रल वाइड की जो डिस्टेंस होती है वो √3 × a/4 हो जाती है। तो इस तरह से दो टेट्राहेड्रल वाइड जो एडजेसेंट पोजीशन में है उनके बीच की डिस्टेंस है a/2। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड की डिस्टेंस क्या हो। तो देखो ये है एक ऑक्टाहेड्रल वाइड और एक ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये है O पॉइंट, ये है A और ये है B, तो OA की डिस्टेंस है a/2, OA की डिस्टेंस हो गई यहाँ से, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड की OB की डिस्टेंस हो गई a/2। तो AB का स्क्वायर, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है AB इक्वल टू A/√2। तो यही है डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वाइड और ऑक्टा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना,
यही डिस्टेंस क्या है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वाइड e बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वाइड a अपॉन रूट 2, डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड तो वो होती है रूट 3 इंटू ए। मतलब यहाँ पर सेंटर में होती है, अगर आप एक शो करें कि यहाँ पर कौन होगा तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना बच्चों, ये होती है रूट 3 इंटू ए बाई 4। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड के बीच की डिस्टेंस अगर पूछ ले तो वह रूट 3 इंटू ए बाई 4। कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड की डिस्टेंस तो रूट 3 इंटू ए बाई 4। इस तरह से तो ये है कुल मिला डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल वाइड रूट 3 इंटू ए बाई 4, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू ऑक्टाहेड्रल वाइड रूट 3 इंटू ए बाई 2। और दोनों के बीच की डिस्टेंस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में एक ही एक्सिस में तो वो होगी रूट 3 इंटू ए बाई 4। अब एक क्वेश्चन जैसे ये है, कंपाउंड द फॉर्म बाय कैटाइन C and anion A, the anion are in the SCP lattice and cation occupies by 75% of the formula। तो देखो SCP में A है तो 6 हो गया, और हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही होगी ना, कि जितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट उतने ही उसमें क्या हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो 6 का तो कुल मिला के ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो गई 6। तो C जो है 75% ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 18/4। तो हम इनका रेशियो निकाला, ये रेशियो C, तो A होगा 24, C होगा 18, मतलब A4C2। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बताई जाएंगी कौन सा पार्टिकल कहाँ अरेंज है, तो उसको आपको निकालना। एक क्वेश्चन इसको और बता दूं, एक रेडियस रेशियो होता है 0.155 से 0.225 के बीच का, मीन्स r प्लस अपॉन r माइनस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल, मतलब वॉइड का जो शेप होगा ये वॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वॉइड स्ट्रक्चर ट्राइगोनल और एग्जांपल है V2O3। अभी आपने देखा 0.225 से 0.414 का है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और वो होगी टेट्राहेड्रल वॉइड ZNS में मिलेगी, जैसे 0.414 से 0.732 का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ठीक है, और ये NaCl जैसे मिलेगी, और 0.732 से 1 का है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और ये क्यूबिक और सीजियम क्लोराइड का। जैसे सोडियम और क्लोरीन का रेडियस रेशियो दिया गया है, रेडियस दी गई है, तो सोडियम की 95 पिकोमीटर, क्लोराइड की 181 पिकोमीटर। तो पूछा गया है कि रेडियस रेशियो क्या होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपने रेडियस रेशियो निकाला RNA प्लस अपॉन RCl माइनस, तो आया 0.502। इस तरह से जो आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर द एज लेंथ इज x, देन डिस्टेंस बिटवीन CS प्लस एंड Cl माइनस I। तो RCS और Cl का डिस्टेंस जो है वो रूट 3 इंटू A/2 होगा, तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप ए की वैल्यू रख दें और इनकी डिस्टेंस निकाल लिया आपने, सीजियम प्लस और Cl माइनस। कुल मिला के आज इतना मैटर था हमारा, जिसमें हमने इंटरस्टिशियल वॉइड्स पढ़ी, उनकी पोजीशन, उनकी डिस्टेंस, ये सब कुछ मैंने अच्छी तरह से बता दिया। इसको अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अब एंड करते हैं।